साथियों, चैप्टर 178 और 179 में हमने आपसे क्रमशः वृक लगन और मिथुन लगन इनमें सप्तम भाव स्थित गुरु के फलों के बारे में बात की थी। और आज के इस चैप्टर में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कर्क लगन में सप्तम भाव यानी अपनी नीच राशि मकर में बैठे हुए गुरु के बारे में। जैसा कि हमने चैप्टर 178 में ही आपको बताया था कि मेष लग्न और मकर राशि में बैठे हुए गुरु पर जो निश्चित सूत्र होते हैं वो काम नहीं करते हैं। अन्य लग्नों में हम एक सूत्र के अनुसार काम करते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ कर्क लगन में सप्तम भाव में गुरु अपनी नीच राशि मकर में हो जाते हैं और यह स्थिति इनको असहज बना देती है। यहाँ मकर राशि में बैठकर गुरु अपने किसी भी निश्चित गुण धर्म के अनुसार फल नहीं दे पाते हैं। गुरु जैसा सदा सर्वदा शुभ ग्रह गुरु यानी घर का मुखिया, तो जब गुरु नीच राशि में बैठ जाएंगे तो स्थिति कुछ ऐसे ही होती है जैसे कि घर का कोई मुखिया बिल्कुल विपरीत और असहज परिस्थितियों में हो और उन असहज परिस्थितियों में उसे घर का संचालन करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में वह मुखिया क्या करता है, कभी इस सदस्य का फेवर लेगा, कभी उस सदस्य का फेवर लेगा, यानी उसका कोई निश्चित व्यवहार नहीं होता है। और यही हालत यहाँ पर गुरु की होती है। अब जैसे कि हम दूसरे लग्नों में किसी भी ग्रह के बारे में बात करते हैं तो कुछ निश्चित सूत्रों के अनुसार कुछ भाव एक्टिव हो जाते हैं, कुछ डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उनसे हम सही फलित तक पहुंच पाते हैं। पर यहाँ मकर राशि में बैठे हुए गुरु के साथ ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ निश्चित भाव एक्टिव कर लें और कुछ निश्चित भाव डीएक्टिवेट कर लें और सही अनुमान तक पहुंच जाएं। ऐसा मकर राशि में बैठे हुए गुरु के साथ नहीं होगा। आइए अब हम कोशिश करते हैं कि मकर राशि में बैठे हुए गुरु के फलों को किस प्रकार जानना है। और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से धीरे धीरे और लगे तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं, आराम से समझ लीजिए, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए कर्क लगन की कुंडली है और इसमें गुरु सप्तम भाव में यहाँ मकर राशि अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ नीच राशि में गुरु के बैठने का मतलब क्या है कि जैसे किसी साधु महात्मा को आप पब में या शराब खाने में ले जाकर बैठा दें, एग्जैक्टली इनकी यही हालत होती है। अब वह साधु महात्मा भले ही पब में बैठकर शराब वगैरह ना पिए, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो वहाँ पर उसके मूल स्वभाव को बिगाड़ देता है और कुछ ऐसी ही हालत यहाँ पर गुरु की हो जाती है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर हम देखें तो गुरु की उच्च राशि लग्न भाव में है, तो ये लग्न भाव तो एक्टिव यहाँ पर होगा ही होगा, ये लग्न भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब यदि हम सूत्रों को लगाएं तो यहाँ मुश्किल क्या आ रही है कि न तो हम यहाँ पर सप्तम को एक्टिवेट कर सकते क्योंकि यहाँ नीच राशि है, और ना ही सप्तम को हम एक्टिवेट कर पाते हैं। क्यों कि उच्च से दूरी के कारण सप्तम को एक्टिव होना चाहिए। तो ये दोनों ही विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं। लेकिन यह परिस्थिति भी स्थायी नहीं है। सप्तम भाव एक बार एक्टिव होगा और फिर डीएक्टिवेट भी होगा। अब इसी को हम समझेंगे, इस चैप्टर को बहुत आराम से समझिए, तभी बात समझ में आएगी। यहाँ किसी निश्चित ढर्रे पर यदि गुरु को समझने जाएंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ मकर राशि के गुरु को समझने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जिससे कि बात को समझ सकें। कहने का मतलब यह है कि जो मर्म है बात का वह समझ में आ जाए और आप आराम से धैर्यपूर्वक समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला काम भी नहीं है,
आप बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके कुल एक्टिव और डीएक्टिव भाव आपको बता देते हैं, जिससे कि यह काम थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पर जो भाव एक्टिव होने हैं वो होगा, अब यहाँ पर जिन भावों को एक्टिव होना है उनमें लग्न, दशम और एकादश, ये तीन भाव, लगन, दशम और एकादश, ये तीन भाव यहाँ पर एक्टिव होंगे। लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है, बात को आराम से समझते जाइए। और यहाँ पर सप्तम, पंचम और द्वादश, ये तीन भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट होंगे। और एक बात का ध्यान और रखिए कि ये भाव भी चरणबद्ध रूप से एक्टिव डीएक्टिवेट होंगे, इसको ध्यान में रखिए, वरना इसको समझने में मुश्किल पड़ेगी। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि गुरु यहाँ पर षष्ठेश है और इसकी नवम दृष्टि तृतीय भाव पे है। तो ये जो तृतीय और षष्ठम है, इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिए, बाकी इसको किनारे रखिए, पर ध्यान में जरूर रखिए। यहाँ पर सिर्फ इसका यही मतलब है कि इसको ध्यान में रखना है, लेकिन इस पे उतना ध्यान देने की बजाय मेन जो बात है उसके ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ पर गुरु क्या है, दोहरे फल देगा और दोनों तरह ही यह परेशानी ही पैदा करेगा। अब दशा के पूर्वार्ध में, यानी जैसे ही दशा शुरू होगी तो यह गुरु पूर्वार्ध में सप्तम भाव की हानि करेगा, यानी इसको सप्तम भाव को डीएक्टिवेट करेगा। और सप्तम को डीएक्टिवेट करके यहाँ पर दशम भाव को एक्टिव करेगा दशा के पूर्वार्ध में। अब यहाँ दशम एक्टिवेट होगा तो उसका मतलब क्या है कि यह जातक की कर्मशीलता को बढ़ाएगा, उसका कर्म बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सप्तम डीएक्टिवेट हो रहा है, तो ये सप्तम डीएक्टिवेट जिस समय होगा शुरुआत में, वहाँ पर ये शादी, विवाह, दाम्पत्य, इन मामलों में गड़बड़ी करेगा, लेकिन दशम को जरूर बढ़ाएगा, कर्म में गतिशीलता बनाए रखेगा। सिर्फ सप्तम के फलों में मुश्किलें खड़ी करेगा। जैसे जातक अविवाहित है तो विवाह नहीं होने देगा, और यदि पहले से ही विवाहित है तो दाम्पत्य में कुछ ना कुछ झगड़े, झंझट, टंटे खड़े करेगा। यानी कुल मिलाकर दशा के पूर्वार्ध में यह गृहस्थी में गड़बड़ी पैदा करेगा, लेकिन कर्म के मामले में अच्छे फल देगा। अब यह तो हुआ दशा का पूर्वार्ध। अब दशा के उत्तरार्ध में क्या करेगा? अब यहाँ दशा के उत्तरार्ध में ये सप्तम के माध्यम से दशम को डीएक्टिवेट करेगा। यहाँ दशा के उत्तरार्ध में यह सप्तम भाव के माध्यम से इस दशम भाव को यहाँ पर डीएक्टिवेट करेगा। और जब दशम डीएक्टिवेट होगा तो उससे अगला भाव एकादश बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि सप्तम भाव माध्यम रहेगा, अब यहाँ सप्तम माध्यम का क्या मतलब है कि जातक यदि साइड धंधे करे, यानी साइड धंधों के चक्कर में जातक पड़ा कि उसका अच्छा भला दशम, यानी उसका कर्म कमजोर हो जाएगा, कर्म में खराबी आएगी यहाँ पर। और स्वाभाविक रूप से अगला भाव 11वां, उसकी आशाओं, इच्छाओं, छल कपट ये बढ़ जाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों से भी पटरी नहीं खाने देगा, रोजगार धंधों के मामले में भी फिक्रमंद रहेगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यह गुरु सप्तम भाव में बैठकर
इसकी नवम दृष्टि इस तीसरे भाव पे जाती है। तो नवम दृष्टि की वजह से इस जातक का तीसरा भाव बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये इन परिस्थितियों पर अपनी मेहनत के बूते काबू पाने में सक्षम हो सकता है। यानी अपनी मेहनत के जरिए यह स्थितियों पर काबू पा सकता है। वैसे यहाँ पर एकादश भाव बढ़ने की वजह से जातक इस दशा में पूरा मौकापरस्त, चतुर और चालाक हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी समझौता कर सकता है और ज़रूरत लगे तो किसी भी हद तक वह झुक सकता है सामने वाले के साथ, भले पैर पकड़ ले। और यहाँ चूंकि तृतीय भाव बढ़ेगा, इसलिए इसको भाग्य का सहारा बिल्कुल नहीं मिल पाता। सिर्फ इसकी मेहनत ही काम में आती है, बाकी चालाक, चतुर, मौकापरस्त सारा होता है। कुल मिलाकर इस गुरु को यदि हम चरणबद्ध रूप से समझ लें तो फिर कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी। अब ये देखिए कि यह गुरु दशा के पूर्वार्ध काल में सप्तम को कमजोर करके दशम को बढ़ाता है, जो कि कर्म के मामले में अच्छे फल देने में सक्षम रहता है। पर दशा के उत्तरार्ध में सप्तम को बढ़ा देता है और दशम को कमजोर कर देता है और एकादश को बढ़ा देगा। दशम कमजोर होगा तो एकादश बढ़ेगा ही। और यहाँ सप्तम बढ़ने के कारण जातक साइड धंधों में लग जाता है और नुकसान उठाता है, क्योंकि कर्म भाव दशम तो पहले ही कमजोर हो चुका है और उससे अगला भाव एकादश यानी लोभ, लालच, इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ सप्तम के चक्कर में दशा के उत्तरार्ध में कर्म की हानि करता है। पैतृक संपत्ति में झंझटें पैदा होती हैं, कर्म में गिरावट आती है, किसी न किसी तरह के चोरी चकोरी, झगड़े, झंझट, विवाद, इनमें भी जातक को फंसा देता है। इस गुरु के दशा काल में यदि जातक साइड धंधों से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है और स्वयं का स्वतंत्र धंधा करने की बजाय नौकरी में रहे तो यह दशा फिर भी ठीक ठाक व्यतीत हो जाती है। स्वयं के धंधे में यहाँ पर सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं देगा। आशा है हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप आराम से, शांति से इस चैप्टर को समझ लीजिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रयत्न करने से ही, बार बार समझने से ही बात समझ में आती है। और समझना तो सबको खुद ही पड़ता है, दूसरा कोई कब तक समझाएगा। खुद की बात समझ में आ गई तो बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझिए। अब लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की अपील के साथ इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।